बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस्लामाबाद से लेकर लंदन तक जो है वो भरपूर अंदाज में गर्म भी है, दर्जा हरारत ऊपर जा रहा है और इंतहाई अहम फैसले भी किए गए हैं। इत्तेहादी भी आमने सामने आ गए। पहली खबर राजा साहब लंदन से है। लंदन प्लान तश्कील दिया जा रहा है, ये क्या है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर बरतानवी नशियाती इदारे को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू और बुनियादी जो सवालात उसमें रखे गए वो आर्मी चीफ और नून लीग की सियासत इस वक्त किस तरफ जा रही है, इस हवाले से उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, स्टेटमेंट जारी की हैं, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और ऐसा मरियम नवाज ने भी आज अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक बयान दिया है और कुछ सवालात किए हैं। ये सवालात पाकिस्तान तरीके इंसाफ से नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरी नून लीग से किए हैं जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है। और फिर राय साहब मेजर इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी कुछ बातें कही और कुछ सवालात किए हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से। और टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई है उनकी नवाज शरीफ साहब से और उन्हें भी मनाते रहे हैं एक रोज पहले। और ये गुफ्तगू क्या थी इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम लंदन प्लान, लंदन की अहमियत राय साहब इसलिए भी है कि नवाज शरीफ साहब वहां पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ पूरी काबीना को लेकर वहां गए क्योंकि इसरार था कि पूरी काबीना लंदन आए और पाकिस्तान में बात नहीं हो सकती, वीडियो लिंक के ऊपर आज गए, मुलाकात हुई। और ये हसन नवाज के दफ्तर में मुलाकात नहीं हुई राय साहब, वहां पे लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पहुंचे हैं, उन्होंने एहतजाज किया है। आज की इस मीटिंग के अंदर राय साहब तमाम जो काबीना है वो शामिल थी और कुछ इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं। और टॉप ऑफ द लिस्ट अगर ये कहा जाए जिस पर नवाज शरीफ ने जरदारी साहब का जो फोन आपस में किया और एक दूसरे को इत्तेमाद में लिया, वो इलेक्शन की बात थी। बहुत जल्दी में है इस वक्त नवाज शरीफ साहब और चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो। राज साहब क्या खबर है, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा अपने वुज़रा को, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या हम पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं और क्या जरूरत महसूस हुई पूरी काबीना को लंदन जाने का? पहला दौर हो गया, दूसरा दौर होगा जिसमें हतमी शक्ल दी जाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये मौशी फैसले किए गए हैं मईशत के हवाले से। लेकिन मईशत मुझे नजर नहीं आ रही, ये फैसले इलेक्शन और इलेक्शन में जाने की बात नजर आ रही है, क्योंकि मरियम नवाज की तकरीर में यही मवाद था जो आज वहां पर डिस्कस हुआ है। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, ज़राए से हमने दो अंदरूनी खबरें हासिल की हैं। जो शहबाज शरीफ की लंदन यात्रा है और फिर मियां नवाज शरीफ ने जो एक काबीना का इजलास चेयर किया, वहाँ पर मफरूर होने के बावजूद, इश्तहारी होने के बावजूद और अदालतों से मुजरिम करार पाने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर भी मियां नवाज शरीफ की सदारत के अंदर बैठा हुआ था। पूरी कैबिनेट मियां नवाज शरीफ की सदारत के अंदर बैठी हुई थी और मियां नवाज शरीफ वहाँ पर फैसले सादर कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात तो ये हाशमी साहब कि जब इनका डिपार्चर हुआ यहाँ से इस्लामाबाद से, तो उस वक्त ये कहा गया कि आपने अपना डिपार्चर, उसके बाद अपनी अराइवल और अराइवल के बाद जो आपकी मसरूफियात हैं, और जब आपने हसन नवाज के दफ्तर से और मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से या जब भी कहीं बाहर निकलना है, तो इस पूरे प्लान को आपने खुफिया रखना है। इसको आपने किसी भी सूरत किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि इनको खदशा ये था कि जो काम इनके साथ सऊदी अरेबिया में हुआ था वही काम इनके साथ लंदन में होगा और चोर चोर के नारे, गद्दार गद्दार के नारे लगेंगे। इसलिए ये छुपते छुपाते, मुंह छुपाते, शर्मिंदा शर्मिंदा पहुंचे लंदन और फिर बड़े खुफिया तरीके से इन्होंने मियां नवाज शरीफ से ये मुलाकात भी की। आप कह लें कि इतना खौफ था, इतना डर था कि हमारे ख़िलाफ़ इतना रिएक्शन आएगा। और उसकी एक वजह यह भी थी कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट का हक ख़त्म कर रहे हैं, उस पर भी समंदर पार पाकिस्तानियों को बड़ा गुस्सा है। अब मीटिंग के अंदर की जो स्टोरी हमें पता चली है और बड़े बावसूख ज़राए से पता चली है, उसमें दो तीन मियां नवाज शरीफ के कोट्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। यानी बज़ाहिर तो ये इस वक्त मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जाहिर कर रहे हैं कि ये कोई भाई भाई हैं और एक पेज पर हैं
और ये शहबाज शरीफ जो पहले कहते थे कि आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ कर मैं लूटी हुई दौलत निकालूंगा, अब वहाँ जब ये मीटिंग शुरू हुई है तो हमारे ज़राए के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ बड़े बरहम नज़र आए आसिफ अली जरदारी पर, और आसिफ अली जरदारी के लिए उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। हमारे इंतहाई बावसूख ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि आसिफ अली जरदारी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए मियाँ नवाज शरीफ ने कि जरदारी ने अपने एक पाव गोश्त के लिए नून लीग का पूरा बकरा ज़िबा करवा दिया। और इस बात को कहने का मकसद ये था कि जरदारी ने अपनी हुकूमत चलानी थी सिंध में 1 साल के लिए, और ज़ाहिर है कि 1 साल मज़ीद उन्होंने प्लान किया हुआ था कि सिंध को निचोड़ना है। अब नून लीग की तो कहीं भी हुकूमत नहीं थी, ना वफाक में, ना पंजाब में, ना केपी में, गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं, आज़ाद कश्मीर में भी नहीं, और बलूचिस्तान में भी नहीं। तो नवाज शरीफ ने कहा कि होना ये चाहिए था कि जब हम इमरान खान की हुकूमत गिरा चुके थे, और ज़ाहिर है कि एक साजिश के तहत जो कि बैरूनी साजिश भी थी, फिर अंदरूनी मीर जाफ़र और मीर सादिक भी उसके अंदर शामिल थे, तो ये हुकूमत गिराने के बाद हमें 3 दिन से भी कम वक्त में अगले इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए था। ये मियां नवाज शरीफ अब कहते हैं कि हमें 3 दिन से भी कम वक्त में अगले इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए था, एक निगरान सेटअप के लिए आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये जो पिछले 1 माह के दौरान हुआ है, जिससे नून लीग की नाम नेहाद एक माशी मायराना सलाहियत का पोल मुकम्मल तौर पर खुल गया है, जिस तरीके से डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिस तरीके से आपकी पूरी स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है, तो मलबा सारा जाहिर है कि नून लीग पर ही आना था, क्योंकि खान साहब के दौर में डॉलर इस हद तक नहीं पहुंचा था। खान साहब के दौर में जो निचला तबका है उसको रिलीफ भी मिल रहा था। खान साहब के दौर में लोड शेडिंग भी काबू में थी। खान साहब के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर भी इंतहाई मुस्तहकम थे। खान साहब के दौर में 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली भी सस्ती कर दी गई थी, और डीजल और पेट्रोल की कीमतें मुंजमद कर दी गई थी पिछले 4 माह से। लेकिन उसके बावजूद इकॉनमी जो है उसकी एक स्मूथ सेलिंग चल रही थी, लोगों को रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया था। लेकिन 1 महीने के अंदर जो अवाम पर अजाब आया है, महंगाई का भी, फिर आपकी पूरी इकॉनमी कोलैप्स कर गई। स्टॉक एक्सचेंज आपकी इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि इस इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसकी माशी पॉलिसियों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। और ये भी पता है स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को कि ये हुकूमत ज़्यादा देर चल नहीं सकती। तो इस वजह से सरमायाकारों का आप कह लें कि जितना भी ये जो मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, अभी आप इन्वेस्टमेंट कर दें, वो सारी इन्वेस्टमेंट मिफ्ता इस्माइल ने इनकी डबो दी है सरमायाकारों की। अच्छा, दूसरा, आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक मियां नवाज शरीफ ने वहाँ ये भी कहा कि जरदारी को कन्वे करें और कन्विंस करें कि सिर्फ आपके लिए ये जो सारा गंद हमारे सर के ऊपर पड़ रहा है, ये सारा गंद हम अपने सर पर लेने के लिए तैयार नहीं है, और अगले इलेक्शन की तैयारी करें और कोशिश करें कि अक्टूबर से पहले पहले ये अगला इलेक्शन हम करवा लें। यानी इस हद तक अब जो खान साहब का बयानिया है उसका दबाव भी है, फिर ये पुअर जो इनकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस है ऑफ कोर्स उसका भी दबाव है। और यहाँ पर इसहाक डार भी हमारे ज़राए के मुताबिक ये जाहिर करते रहे कि अगर मुझे मौका मिलता और मिफ्ता इस्माइल की जगह मैं होता तो मैं वहाँ बड़े कोई माशी मुआवजे कर देता। अगर इसहाक डार इतने माशी मुआवजे कर सकते हैं तो आ जाएं पाकिस्तान आकर संभाल लें सीट, उनको किसने रोका है, लेकिन अपने केसेस का सामना करें। अच्छा, फिर एक और फैसला खान साहब के नैरेटिव को दबाने के लिए वहाँ पर किया गया, क्योंकि एक मीटिंग का दौर हुआ है। मैं आपको बहुत वसूख के साथ बता रहा हूँ कि एक मीटिंग का दौर और होना है, क्योंकि एक दौर चला है, उसके बाद अब फैसला किया गया है कि ये 1 दिन मीटिंग और चलेगी, अगले दिन भी मीटिंग होगी। और अब ये कह रहे हैं कि ये जो नाम नेहाद आइन शिकनी की, ये कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने भी और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने भी और असद कैसर ने आइन शिकनी की, खान साहब ने भी आइन शिकनी की, और गवर्नर पंजाब ने भी आइन शिकनी की। तो इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं
और अब आप देखेंगे कि ये एक कैंपेन चलाने लगे हैं खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, और झूठे मुकदमात और करप्शन से रिलेटेड एक झूठी कैंपेन चलाई जाएगी ताकि किसी तरीके से खान साहब का जो बयानिया है, जो इस वक्त हाथों हाथ बिक रहा है, और जाहिर है कि जो हक सच पर बयानिया होता है वो आपके दिल में उतर जाता है, उसकी तासीर ही कुछ और होती है। जो मरियम नवाज बात करती हैं, मियां नवाज शरीफ बात करते हैं, शहबाज शरीफ, उसमें एक तसन्नु नज़र आता है, उसमें एक मसनूईपन नज़र आता है, इस वजह से वो बयानिया असर नहीं करता। तो अब इन्होंने ये फैसला किया है कि खान साहब और उनकी पार्टी के गिर्द घेरा तंग करने के लिए मुकदमात उनके ऊपर ये खोलेंगे। और लेकिन राय साहब के मुकदमात खोल दें, आपने एक हुकूमत थी खान साहब की, पौने 4 साल टीटीज, इतने बड़े बड़े सबूत मौजूद थे, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो इस 3 माह के अंदर कौन से केसेस बनाकर ये कोई तीर मारेंगे या फिर खान साहब को डिफेम करने की कोशिश करेंगे? अब तो अवाम नहीं मानेगी, अवाम किसी सूरत भी इन केसेस को नहीं मानेगी, और जितने मर्जी प्लानिंग लंदन में बैठकर लंदन प्लान तैयार कर लिए जाए, मुझे नहीं लगता कि ये किसी सूरत भी कारगर साबित हो पाएंगे। देखें, इनका हर बयानिया पिट गया है। रेहाम खान साहिबा के जरिए खान साहब को बदनाम करवाने की कोशिश, वो बयानिया पिट गया। तोशा खाना का ये बयानिया नाम नेहाद लेके आए, वो पिट गया। बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई कि उन्होंने हार बेच दिया, उन्होंने घड़ी बेच दी, वो झूठा बयानिया था, लोगों ने बाय नहीं किया, इनका वो बयानिया भी पिट गया। उसके बाद ये सारे बयानिए इनके जो पिटे, यानी तोशा खाना वाला भी पिट गया, बुशरा बीबी साहिबा वाला बयानिया भी पिट गया। उसके बाद ये एक जाली वीडियोज़ वाला बयानिया लेके आए कि खान साहब की तो कुछ ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जो बड़ी गैर अखलाकी किस्म की हैं, लेकिन लोगों ने उस बयानिए को भी बाय नहीं किया, अब वो बयानिया भी पिट गया है। अब इनकी कोशिश ये है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को डराया जाए, धमकाया जाए, कुछ को गिरफ्तार किया जाए, कुछ को गिरफ्तार करने की धमकी दी जाए, और किसी तरीके से उनकी जो इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है उसको थोड़ा सा वीक किया जाए, और ख़ान साहब की पार्टी के अंदर एक आप कह सकते हैं कि बगावत की कोशिश भी करवाई जाए, या कुछ लोग खामोश हो जाएं और ख़ान साहब का खुलकर साथ ना दें। लेकिन जाहिर है कि ये बयानिया और ये कोशिश भी नहीं चलने वाली, क्योंकि जिस किस्म का अवामी मोमेंटम ख़ान साहब के साथ है, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस वक्त ख़ान साहब का साथ छोड़ेगा। राय साहब, आज ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू जो बीबीसी में नशर हुआ, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ सवालात उनसे किए गए रखा है अवाम के सामने, अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को भी, और ऑब्वियसली जो उनकी अपनी असेसमेंट भी है इस पूरे निज़ाम के हवाले से। वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, ये भी मुमकिन है। और फिर उन्होंने गोलमोल बात कर दी, अक्टूबर से पहले भी हो सकते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। कोई खास स्टेटमेंट जारी नहीं की, यानी हतमी स्टेटमेंट जारी नहीं की। क्या चेक कर रहे थे? हवाओं का रुख चेक कर रहे थे? बाकी लोग क्या समझते हैं, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, और इस हुकूमत से क्या इनकी तवक्कुआत हैं? उन्होंने सिर्फ एक चेक करने के लिए स्टेटमेंट जारी की। देखिए हाशमी साहब, अक्टूबर और नवंबर बहुत अहम है, और ये ख्वाजा आसिफ का बयान रैंडम बयान नहीं है, ये कोई रैंडम स्टेटमेंट नहीं है, ये बड़ा सोच समझ कर दिया गया है, क्योंकि ये मामला है असल में 5 जनरल्स का। यानी जनरल आसिम मुनीर, जो इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद सबसे सीनियर जनरल हैं। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है 29 नवंबर 2022 को, और जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है 27 नवंबर 2022 को। यानी जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। अब चूंकि आर्मी चीफ के लिए जो समरी GHQ से मूव होती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो अमूमन कोई 2 हफ्ते पहले मूव हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जनरल आसिम मुनीर टेक्निकली इस वक्त सबसे सीनियर जनरल हैं, और उनका नाम भी आ सकता है अगले आर्मी चीफ के लिए। जनरल बाजवा के बाद इस वक्त जनरल आसिम मुनीर जो हैं सबसे सीनियर जनरल हैं। फिर आपके जो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जो इस वक्त रावलपिंडी जैसी अहम कोर कमांड कर रहे हैं, इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं, वो इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं, और आजकल आपने देखा होगा कि वो अंडर डिस्कशन भी हैं।
उनके हवाले से काफ़ी तबसरे और तजिए भी किए जा रहे हैं। फिर आपके जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं इस वक्त जनरल अजहर अब्बास, जो इससे पहले रावलपिंडी के कोर कमांडर थे, तो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो होता है वो पाक आर्मी में आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा समझा जाता है, और जो आपकी फैसला साजी होती है बतौर इदारा, उसके अंदर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का बड़ा अहम किरदार होता है। फिर जनरल नोमान महमूद जो पहले पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं, वो इस वक्त चौथे नंबर पर हैं, और जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो 5वें नंबर पर हैं। अब ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन ना लेने का फ़ैसला कर लिया है, और ये बड़ी खुशाइन बात है। तो जनरल फैज़ हमीद का नाम भी अगर भेजा गया फ़ौज की तरफ से, तो हम जनरल फैज़ हमीद का नाम भी ज़ाहिर है कंसिडर करेंगे, और कोई प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह सकता या उसके पास ये गुंजाइश नहीं हो सकती कि GHQ से 5 जनरल्स के नाम क्यों भेजे गए, 3 के भेजे जाएं या 8 के भेजे जाएं। लेकिन अमूमन होता ये है कि जब GHQ से एक फ़ाइल जाती है तो उसमें 5 ही जनरल्स के नाम होते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये 7 भी हो सकते हैं, लेकिन अमूमन 5 जनरल्स के नाम जाते हैं। फिर किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास अपने सिविल इंटेलिजेंस जो ज़राए होते हैं उनकी बुनियाद पर वो आर्मी चीफ का फैसला करता है। और इसमें अहम बात यह भी है कि जो आउटगोइंग आर्मी चीफ होता है, यानी रिटायर होने वाला आर्मी चीफ, वो इन तमाम जनरल्स के जिनके नाम समरी में लिखे होते हैं अगले आर्मी चीफ के लिए जो लिस्ट भेजी जाती है, उनके मुतल्लिक अपने रिमार्क्स भी लिखता है। तो अब 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो अहम चीज़ ये है कि जनरल बाजवा को जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक भी रिमार्क्स लिखने हैं। ज़ाहिर है कि वो इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद हैं, पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं, और 1 साल का तजर्बा भी उनको नवंबर 2022 तक हो गया होगा कोर कमांड करने का, क्योंकि जो नए कवानीन जनरल बाजवा के दौर में आर्मी कवानीन में तरमीम हुई थी, उसके मुताबिक 1 साल तक कोर कमांड करना ज़रूरी है आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो जनरल बाजवा जनरल फैज़ के मुतल्लिक रिमार्क्स भी लिखेंगे, और इससे पहले जनरल बाजवा एक ब्रीफिंग के दौरान ये कह चुके हैं कि जनरल फैज़ हमीद सबसे ज़्यादा काम करने वाले जनरल हैं और हैरान कुन हद तक काम करते हैं, और कभी भी उनको अपने काम से गाफिल नहीं देखा गया। तो इस पूरी सूरत हाल में अब ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद का नाम आएगा, अगर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि सीनियरिटी में हुए तो उनका नाम कंसिडर किया जाएगा। लेकिन सबको पता है कि मरियम नवाज़ ने जिस तरह की कैंपेन की है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, फिर मियां नवाज शरीफ ने किया है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नून लीग की अगर हुकूमत रही तो फिर ये जनरल फैज़ हमीद को अगले आर्मी चीफ के लिए कंसिडर करें। और फिर ये भी आउटराइटली मुस्तरद इस चीज़ का इम्कान नहीं किया जा सकता कि जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। जनरल बाजवा ने अभी तक तो यही मैसेज कन्वे किया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन हालात का कोई पता नहीं कि जनरल बाजवा बाद में ये एक्सटेंशन लेने का फ़ैसला कर लें, और अगर उनको एक्सटेंशन मिलती भी है तो ये 3 साल की एक्सटेंशन फ़िलहाल नहीं होगी, क्योंकि जो नई कानून साजी हुई थी उसके मुताबिक किसी भी आर्मी चीफ की जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद है वो 64 साल मुकर्रर की गई थी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सिपा सालार की उम्र की हद 64 साल मुकर्रर की गई थी। तो अगर जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन देने का फैसला करती है नून लीग, अगर नून लीग की हुकूमत रहती है, तो फिर जाहिर है कि नई कानून साजी करनी पड़ेगी। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये ख्वाजा आसिफ ने असल में फ़ौज की पल्स चेक की है, जनरल्स की पल्स चेक की है, ताकतवर हल्कों की पल्स चेक की है, और अब दूसरी जानिब से जो भी एक मुमकिना रद्द-ए-अमल आ सकता है या कोई खामोश किस्म की वाइब्स आ सकती हैं, उसके नतीजे में ये कोई अपना फिर लाया अमल तय करेंगे कि अच्छा अब हमें अगला आर्मी चीफ किसको लगाना चाहिए। राय साहब, आज मरीम नवाज ने भी खिताब किया, और वो बातें जो लंदन के अंदर बंद कमरों में हो रही हैं, जिसकी तरफ आपने खबर भी दी है, इशारा भी करवाया, और जो सोर्सेज आपके कोट कर रहे हैं, वही बात और वही बयानियाँ मरीम नवाज ने
जलसों में रख दिया है और पूरी नून लीग से ये सवाल किया। सवाल क्या किया? वो ये कहती हैं कि नून लीग और इत्तेहादियों को इमरान खान की कारकर्दगी का बदबूदार टोकरा उठाने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहती हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी को बदबूदार टोकरा से कम नहीं है और इत्तेहादियों ने और नून लीग ने इसे क्यों उठाया हुआ है। उसके रास्ते पर लाना 2-3 महीने का काम नहीं बल्कि 2-3 साल का काम है। हथियार फेंक दिए राजा साहब। वो नून लीग जो कहती थी कि हम मुल्क की मईशत को ठीक कर देंगे, आज बिल्कुल ज़ेर हुई हमें नज़र आती है। और फिर राजा साहब इसमें एक और भी बात आई पर्सनली फील इन दिस होल सिचुएशन कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को दुख भी है कि वो पूरी गेम से आउट हैं, मुल्क से बाहर नहीं जा सकी मरीम, और वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सके। उनके केसेस का भी कहीं पे कोई हाल बेहतर नहीं हो सका। क्या पॉलिटिकल रीज़न नज़र आती है? काबिलियत नहीं है निज़ाम को ठीक करने की, या मरीम नवाज़ जो आज बातें कर रही हैं इन्हें पहले से अंदाज़ा था, इनके साथ भी हाथ हो गया है जैसा आज लंदन में चीज़ें डिस्कस की गई हैं? देखें, ये जो खान साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात कर रही हैं, 30 सेकंड के अंदर आप अगर इसका जायज़ा ले लें, खान साहब के दौर में FBI ने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, तमाम रिकॉर्ड टूट गए और ख़ुद मिफ्ता इस्माइल ने यह ट्वीट किया कि FBI ने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की है। खान साहब के दौर में कोविड था, उसके बावजूद हमारी जो इकॉनमी है ये 5.3% पे चली गई। खान साहब के दौर में हमारा जो एक्सपोर्ट थी ये रिकॉर्ड बढ़ी है, रिकॉर्ड बढ़ी है ये एक्सपोर्ट। और फिर जो ज़र मुबादला आया है बाहर से, ये भी पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यूसली हर महीने में एक नया रिकॉर्ड बनता रहा है जब तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। यानी वो समंदर पार पाकिस्तानी जिनको ये इम्पोर्टेड हुकूमत वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं है, खान साहब के दौर में हर महीने ये रिकॉर्ड टूटता रहा है। उसके बाद आपका जो करंट डेफिसिट है वो रिकॉर्ड कम सतह पर आ गया था, रिकॉर्ड कम सतह पर आ गया था, बल्कि एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि वो ब्रेक इवन के ऊपर चला गया था। लेकिन बाद में जाहिर है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से वो थोड़ा सा आपका बढ़ा, लेकिन फिर भी उसमें रिकॉर्ड कमी आई। खान साहब के दौर में जितने फ्लाई प्रोग्राम शुरू किए गए, इतने फ्लाई प्रोग्राम कभी भी शुरू नहीं किए गए थे। तो फिर कौन सी परफॉर्मेंस थी खान साहब की जिसके मुतल्लिक ये कह रही हैं बदबूदार टोकरा? बदबूदार टोकरा असल में बना है पिछले 1 महीने में। यानी हुकूमत गई और उसके बाद इतनी तेज़ी के साथ इन लोगों ने मईशत को बर्बाद किया, इतनी तेज़ी के साथ ये जो दावे करते थे कि हम स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ाएंगे और डॉलर का रेट कम करेंगे, वो स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई। डॉलर आपका आसमान की हदों को छूने लग गया। तो अब चूंकि 1 महीने में इनको पता चल गया कि इनकी नालायकी भी सामने आ गई है। और फिर हाशमी साहब आप इमेजिन करें कि 14 जमातें, इसको मैं बहुत सिंपल मिसाल के साथ आपको समझाता हूं व्यूअर्स को, कि एक गाड़ी के स्टीयरिंग पे अगर 14 लोग बैठ जाएं तो क्या वो गाड़ी चल सकती है? और 14 लोग भी ऐसे जो अनाड़ी भी हों और मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल भी हों, कोई राइट पे टर्न ले रहा है, कोई लेफ्ट पे टर्न ले रहा है, तो जाहिर है कि वो गाड़ी फिर क्रैश ही करेगी, उस गाड़ी का तो एक्सीडेंट ही होगा। हर कोई उसके अंदर से लूट खसूट के लिए अपनी मनपसंद वजारतें भी चाहता है। फिर हर ऐसा उनसर जो फौज मुखालिफ रहा, अब चूंकि इम्पोर्टेड हुकूमत का हिस्सा है तो वो भी कहता है कि मुझे भी वजारत दें। तो आप किसी भी एंगल से देख लें, किसी भी एंगल से देख लें, ये हुकूमत चल ही नहीं सकती। और मरीम नवाज को भी अब ये एहसास हो गया है कि ये 1 महीने के अंदर अंदर नून लीग की जो बची खुची साख थी, जो इन्होंने एक हवा बनाया हुआ था कि हम बड़े ज़बरदस्त किस्म तरीके से मईशत को चला सकते हैं, तो हम बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। इससे पहले कि हम मुकम्मल तौर पर ही नून लीग मुनहदिम हो जाए सियासी तौर पर, उससे पहले हमें इस हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए और हम अगले इलेक्शन में चले जाएं किसी तरीके से। और ये जो सोच रहे हैं कि इलेक्शन हम डिले करें और डिले करने से खान साहब का कोई मोमेंटम टूट जाए, ये इनका असल में कार्ड पिट गया है। क्योंकि जो इलेक्शन डिले हो रहा है, एक तरफ खान साहब का बयानिया मजबूत हो रहा है, दूसरी जानिब चूंकि ये इकनॉमिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से ये मज़ीद से मज़ीद गैर मकबूल होते जा रहे हैं। इस वजह से अब मरीम नवाज को अचानक याद आ गया है, वरना ये पहले तो कहते थे हम अगले साल अक्टूबर तक हर सूरत में अपनी जो ये टर्म है
इसको पूरा करेंगे। लेकिन अब इन पर घबराहट तारी है और खान साहब हुकूमत में हो या अपोजिशन में, जो वो कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, वो खान साहब ने अपोजिशन में आने के बाद भी 1 महीने के अंदर अंदर इनको रुला दिया है। और अब ये जरदारी और नवाज शरीफ जो 1 महीने पहले तक एक पेज पर रहे थे, अब सियासी तौर पर दस्तो गिरबां हैं। जरदारी कहते हैं कि नहीं, हुकूमत पूरी चले ताकि मुझे 1 साल की लूट खसूट का मौका मिले। उनको पता है हाशमी साहब कि जरदारी को तो पता है कि उनको पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ना, यानी पंजाब में वो इलेक्शन बेदिली से लड़ते हैं। उनको पता है उन्होंने पंजाब में तो वजारत आला नहीं बनानी, ना पंजाब से नशिस्तें जीत के उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है। वज़ीर आज़म बनना जो हदफ है वो एक PTI का हदफ है, एक नून लीग का हदफ है। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी का हदफ तो नहीं है। तो उनको पता है कि अगले 1.25 साल में वफाक में बदतरीन हुक्मरानी भी अगर रही शहबाज शरीफ की, इकॉनमी कोलैप्स भी हो गई, तो उन्होंने तो सिंध में ही हुकूमत बनानी है। यानी उनकी हुकूमत तो किसी और सूबे में वैसे भी नहीं बन सकती। इसलिए वो चाहते हैं कि 1 साल की मुझे लूट मार का मौका सिंध में ज़रूर मिले, आगे भी मिले। लेकिन असल में लोग तो नून लीग से पूछेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, खान साहब कहाँ पर हुकूमत छोड़ के गए थे, इकनॉमिक इंडिकेटर्स कितने ज़बरदस्त पॉजिटिव थे, लेकिन नून लीग ने इकॉनमी को बर्बाद कर दिया। और अब ये रियलाइजेशन हो रही है नून लीग को कि आसिफ अली जरदारी ने बड़ी गेम कर दी है नून लीग के साथ, और इसी की जानिब नवाज शरीफ ने भी इशारा किया लंदन में। राज साहब, आज आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ से बात की। यकीनन वो इलेक्शन के हवाले से बात है, रिफॉर्म्स का जिक्र बार बार किया जा रहा है। राज साहब, आपने रिफॉर्म्स की गुफ्तगू इनकी सुनी है। वो कहते हैं कि नैब रिफॉर्म्स करने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, और अगर ये नहीं हुए तो मुल्क की इकॉनमी नहीं चल सकती। राज साहब, ये तो हमें समझाएं हमारे व्यूअर्स को भी कि रिफॉर्म्स का इकॉनमी से क्या ताल्लुक है, इलेक्शन रिफॉर्म्स का या नैब रिफॉर्म्स का। क्योंकि आपने जो पहले बात कही थी कि जरदारी साहब अगर इस हुकूमत को ना भी गिराते तो सिंध की हुकूमत तो राय साहब उनके पास पहले ही मौजूद थी। असल में तो ये केसेस और नैब का जो सारा मामला ये इसे लपेटना चाहते हैं, असल कहानी तो ये है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि असल कहानी तो ये केसेस जो आसिफ अली जरदारी के ऊपर भी चल रहे थे, फरियाल तालपुर के ऊपर भी चल रहे थे, इनका वाहिद मकसद तो ये था कि हम इनसे जान छुड़ा लें, ये खान साहब से किसी तरीके से जान छुड़ाएं, क्योंकि खान साहब ने उनको बड़ा तंग करके रखा हुआ था। अब जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें पहले तो आप देखें कि जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक उन्होंने क्या लफ्ज़ बोले। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद खुड्डे लाइन लगा हुआ है, एक हाजिर सर्विस कोर कमांडर, एक हाजिर सर्विस जनरल और एक ऐसा जनरल जो कि अगले आर्मी चीफ के लिए सीनियरिटी लिस्ट में भी है, उसके मुतल्लिक आसिफ जरदारी कहते हैं कि वो खुड्डे लाइन लगा हुआ है। तो ये जनरल पाकिस्तान के जनरल हैं या इंडियन फौज के जनरल हैं? DGISPR को लोग टैग कर करके पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर अब आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए। पहले मरियम नवाज ने जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक किस किस्म के रिमार्क्स दिए, और अब आसिफ अली जरदारी कैमरों के सामने कह रहे हैं जनरल फैज़ खुड्डे लाइन लगा हुआ है। ये कितने डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स हैं, आप अंदाज़ा कर लें कि उसके बावजूद जब लोग पूछ रहे हैं फ़ौज से, DGISPR से, तो फ़ौज का इसके ऊपर रिएक्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि खुद DGISPR ने कहा था कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। लेकिन अब तक हमें यही लग रहा है कि खामोशी है, और फिर जब इस किस्म की खामोशी होती है तो फिर लोग अपने इदारों से गिले शिकवे करते हैं, और ज़ाहिर है कि वो गिले शिकवे जायज़ भी होते हैं। अब जो आसिफ जरदारी इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं जी हाशमी साहब, इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर आसिफ जरदारी चाहते हैं कि जितने दिन वो निकाल सकते हैं सिंध हुकूमत के वो निकाल लें। दूसरा, इंतखाबी इस्लाहात ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द करें, और वो इंतखाबी इस्लाहात क्या होंगी कि इलेक्शन कमीशन को अपने ज़ेर असर कर लें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मुतल्लिक जो कानून साजी हुई थी उसको ख़त्म कर दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट का ख़त्म कर दें, तमाम इंतज़ामी इदारों को अपने अंडर कर लें, और उसके बाद 2, 4, 5 बड़े मुकदमे खोल लें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, ताकि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का तो मुकाबला नहीं किया जा सकता, इस तरीके से टेक्निकली तहरीक इंसाफ को मफलूज किया जाए और किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ को दोबारा से इक़्तिदार में ना आने दिया जाए।
फिर ये जो बात है बड़ी मानीखेज कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो सकते हैं, इसमें बहुत से हल्के ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये चाहते हैं नून लीग वाले कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले पहले अगला इलेक्शन हो जाए, या वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने वाइब्स चेक करने की कोशिश की है एस्टेब्लिशमेंट की, और खान साहब कहते हैं कि ये हमेशा ऐसा आर्मी चीफ लगाने की कोशिश करते हैं जो इनके सियासी मकासद को सर्व करे, लेकिन बाद में जाहिर है कि जो भी चीफ होता है वो फिर आर्मी का चीफ ही अल्टीमेटली उसको बनना पड़ता है। तो ये पॉइंट भी बड़ा अहम है इसमें। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।